गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों को एक नया विषय पढ़ना है, अर्थात सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ना है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर आप एसएसटी पर भी वीडियो बनाइए और एसएसटी का वीडियो इस तरह बनाइए कि सारी बातें समझ में आए। क्योंकि मैथ और साइंस और इंग्लिश ये सारी चीज़ें तो लगभग अवेलेबल हो जा रही हैं, लेकिन एसएसटी का जो वीडियो है सर वो आप बनाइए। आप बनाएंगे तो हम सारी बातों को अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ सकेंगे। तो बच्चों, आप लोगों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एसएसटी से पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन के रूप में आपसे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। तो हम आज जो है ऐसा निर्णय लिए कि आज से हम एसएसटी का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। और एसएसटी में जैसा कि आप जानते हो कि एसएसटी में आपका इतिहास है, भूगोल है, आपका सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और साइंस, ये सारी चीजें मिला के पूरा एक सामान्य अध्ययन बनता है और या सामाजिक विज्ञान के रूप में आता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो है उसी एसएसटी का अध्ययन करेंगे। और एसएसटी के अंतर्गत सबसे पहले हम आज इतिहास के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और इतिहास विषय में हम आज जो है बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि आपको जो कुछ बातें बताई जाए आप ढंग से उसको सुनिएगा और कॉपी और कलम लेके बैठिए। जो कुछ बातें आपको लगे ये इम्पोर्टेंट है आप उसको तुरंत नोट भी करते चलिए, क्योंकि कहानी सुनने में और उसको सुन के तुरंत नोट कर लेने में बच्चों फिर क्या होता है कि आगे चल के वो आपको मदद करेगा। क्योंकि सारी बातों को हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, लेकिन सारी बातों को हम आपको बताएंगे, एक एक करके तोड़ तोड़ के बताएंगे। कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। परंतु सारी बातों को, पूरा नोट्स को अगर आप लोग ये चाहें कि हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दें तो बच्चों ये असंभव है। लेकिन बातों को आपको सुनना है और हम सारी बातों को आपको बताएंगे। जो परीक्षा में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी बताएंगे। और उसके साथ साथ बच्चों, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी के एग्जाम में या वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न जो एसएसटी से क्रिएट किए जाते हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पर एक एक करके अध्ययन करते चलेंगे। क्योंकि हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं बच्चों वो एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि एसएसटी जो है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो एनसीईआरटी एक अहम भूमिका निभाती है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है और एनसीईआरटी बेस्ड ही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप लोग बहुत ईमानदारी से कॉपी कलम लेके बैठिए। और हम वादा करते हैं बच्चों कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसमें से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने पाएगी। और आपके एकेडमिक परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएं और पूरे एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे, ये विश्वास के साथ आपको हम आशा दिलाते हैं। आप पूरा भाव के साथ पढ़िए, पूरा वीडियो देखा करिए और अंत तक देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और दूसरी चीज बच्चों ये है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। स्किप करने से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं और उसको हम फिर से दोबारा दिमाग में नहीं ला पाते हैं। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को पढ़ लें। अर्थात कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ मुख्य शब्दावलियां हैं जो इस पाठ में आएगा और उसका एक एक करके पहले उसका अध्ययन कर लें, उसके बारे में जान लें। और जानते रहेंगे तो वो शब्द जब आएगा पाठ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ शब्दों को हमने यहाँ पर सजा के लिखा है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले जान लें कि वो कौन कौन से शब्द हैं जो इस पाठ में आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि पहला शब्द है बच्चों राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, जैसा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला ही शब्द है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है बच्चों कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, अर्थात जो अपना राष्ट्र है उसके प्रति निस्वार्थ प्रेम। अर्थात जब हम किसी राष्ट्र से या अपने राष्ट्र से हम क्या करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना किसी लाभ के हम जब उससे प्रेम करते हैं तो वो क्या होता है, जो प्रेम होता है एक प्रकार का राष्ट्रवाद ही होता है। और हम जब इस प्रकार से लगाव रखते हैं तो हमारे राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। जब
जब हम अपनी निस्वार्थ प्रेम किसी से करते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है कि उसमें विकास होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है, अर्थात एक ऐसा फीलिंग्स है। राष्ट्रवाद एक भावना है बच्चों, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है, एक फीलिंग्स है। और फीलिंग्स क्या है, वो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, और वो प्रेम ऐसा हो कि जो राष्ट्र के विकास में सहायक हो। अर्थात प्रेम तो सहायक होगा ही, लेकिन जब हम निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि राष्ट्र के विकास में सहायक होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है राष्ट्रवाद के बारे में कि वह भावना जिसके द्वारा जनता में देश के प्रति प्रेम की भावना का विकास होता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग जानिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत हम अपने देश से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और करें, ये राष्ट्रवाद है। इसके बाद बच्चों आता है दूसरा शब्द जो यहाँ इस टॉपिक में आएगा, वो है निरंकुशवाद। ये भी आएगा। तो निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है बच्चों कि निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है, निरंकुशवाद जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिस शासन व्यवस्था पर किसी का अंकुश या कंट्रोल ना हो। कहने का मतलब निरंकुश, जैसा कि शब्द से ही पता है, निरंकुश अर्थात जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। और जब जानते हैं आप लोग जानते हो बच्चों कि अगर किसी भी शासन व्यवस्था में अगर किसी चीज का कंट्रोल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो शासन व्यवस्था निरंकुशता की ओर बढ़ती जाएगी, और वो शासन व्यवस्था क्या कहलाएगी, निरंकुशवाद कहलाएगी। और निरंकुशवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो होती है बच्चों दमनकारी। दमनकारी क्या है, दमनकारी का मतलब है कि चूंकि निरंकुश होता है, शासन व्यवस्था अगर निरंकुश होगा तो कोई भी चीज को हम जबरदस्ती मनवाने का प्रयास करेंगे, और जब जबरदस्ती का कोई काम होता है तो वहां पर दमनकारी नीतियां आती हैं। अर्थात अगर कोई मान लीजिए आसानी से मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लीजिए कोई उसका विरोध करता है तो उसका दमन भी कर देते हैं, अर्थात उसको हम समाप्त भी कर देते हैं। इसलिए जो निरंकुशवाद वाली जो व्यवस्था है ये क्या है, अच्छी नहीं होती है। निरंकुशवाद कहीं न कहीं विकास में बाधक होता है, इसलिए निरंकुशवाद शासन व्यवस्था बिल्कुल ठीक अच्छा नहीं होता है। इसके बाद है बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श क्या है, इसी को यूटोपिया भी कहा जाता है, ये भी शब्द आपको इस चैप्टर में मिलेगा। कल्पनादर्श का मतलब होता है बच्चों हम एक ऐसी समाज की या एक ऐसी बात की कल्पना करें, एक ऐसे समाज की कल्पना करें, एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना करें जो कल्पना तो कर रहे हैं लेकिन जो संभव ना हो। अर्थात हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हकीकत में संभव न हो पाए, तो ऐसी कल्पना को हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं या कल्पना दर्श बोलते हैं। कभी कभी हम बच्चों क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजों का कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होगा, परंतु वो कल्पना क्या हो, अगर कल्पना सिद्ध ना हो पाए, अकल्पना सिद्ध होने का मतलब वो असंभव हो। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल हम ले कि हम सोचें कि हमारे देश भारत में जितनी आबादी है सबको आईएएस बना दिया जाए, सबको कलेक्टर बना दिया जाए, या सबकी इनकम एक दिन की इनकम 10 लाख हो जाए। घर घर में मान लीजिए जितने सदस्य हैं सबका इनकम 10-10 लाख का हो जाए। तो बच्चों क्या है, आप ये कल्पना जो कर रहे हैं क्या ये संभव है, असंभव है। तो ऐसी कल्पना, ऐसे समाज की सोच करना जो कि क्या हो, असंभव हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूटोपिया कहेंगे या कल्पना दर्श कहेंगे। मैंने लिखा भी है कि एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जो कि संभव ना हो। अर्थात आप वही कल्पना करिए जो संभव हो, और जो संभव ना हो सके उसको हम यूटोपिया कहेंगे या कल्पना दर्श कहेंगे। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है उदारवाद। उदारवाद क्या है, ये भी शब्द आपको मिलेगा। उदारवाद जो है ये लैटिन भाषा के लीबर शब्द से आया है। लैटिन भाषा के लीबर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और लीबर शब्द का अर्थ होता है आजाद। कहने का मतलब उदारवाद क्या है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को उनका क्या मांग होता है, लोगों का व्यक्ति के लिए आजादी। उदारवाद जो व्यवस्था है, उदारवादी जो व्यवस्था होती है उसकी जो डिमांड होती है उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति हो
उसमें क्या हो, उनकी आजादी हो। चूंकि ये आजाद शब्द लीबर से ही बना है, अर्थात अगर उदारवाद की व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर क्या होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। आजादी जब तक नहीं रहेगी तब हम किसी काम को अच्छे ढंग से और अपने मन से नहीं कर पाएंगे। तो एक तो क्या होना चाहिए, व्यक्ति के लिए आजादी व कानूनी समानता का होना। दो बातें, कानूनी समानता का होना और व्यक्तिगत आजादी। कानूनी समानता का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम काम करते हैं तो कानून के निगाह से हम, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मध्यम वर्गीय हो, कानून के निगाह में सब समान होना चाहिए। तो उदारवादी व्यवस्था में दो बातों का होना जरूरी होता है। एक तो व्यक्तिगत आजादी हो कि हम अपने आप से आजाद हो, हम किसी के दबाव में कोई काम ना करें, हम आजाद हों। और दूसरी चीज, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, हम उसके सामने, कानून के सामने क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए कोई अपराध अगर हो रहा है तो अगर अमीर द्वारा अपराध हो रहा है या गरीब द्वारा हो रहा है तो दोनों को उसको समान सजा कानून दे। ऐसा ना हो कि कोई गरीब अगर कोई कानून कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको कानून ज्यादा सजा दे रही है, और कोई अमीर आदमी है अगर वही काम कर रहा है तो उसको सजा कम मिल रही है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उदारवादी व्यवस्था में क्या होता है कि कानून के समक्ष क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, व्यक्तिगत आजादी भी होनी चाहिए कि हम किसी के दबाव में रख के काम ना करें। इसके बाद बच्चों आता है उदारवाद के बाद रूढ़िवाद। रूढ़िवाद उदारवाद का जस्ट उल्टा है। उदारवाद में क्या होता है कि उदारवादी, एक चीज और आप जान लीजिए, उदारवाद जो होता है वो तीव्र विकास पर जोर देता है। जैसे विकास करने की जो गति होती है उदारवाद में, वो तेजी से होती है, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो विकास को आगे बढ़ाने की होती है। लेकिन रूढ़िवादी क्या होती है, ये पुरानी परंपराओं पर आधारित होती है। कहने का रूढ़िवादी अर्थात जो परंपराएं 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष पहले चली आ रही हैं, उसी को रूढ़िवादी व्यवस्था में क्या किया जाता है, आगे चलाया जाता है। लेकिन आप लोग बच्चों जानते हो कि अगर विकास करना है तो आपको समय के साथ साथ क्या करना चाहिए, परिवर्तन भी करना चाहिए, नहीं तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि वो रूढ़िवादी व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था है वो गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस समय की डिमांड थी। भाई आज के 100 साल पहले मान लीजिए हमारे दादाजी का जब समय था तो उस समय व्यवस्था दादाजी के अनुरूप थी, इसलिए उन्होंने एक विकास किया, जो भी विकास उन्होंने किया। लेकिन आज जो व्यवस्था है बच्चों, वो आज के समाज को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए उसमें बदलाव का होना जरूरी है। तो जो रूढ़िवादी व्यवस्था होती है उसमें पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है, और जो पुरानी परंपराओं को ध्यान में रख के काम करते हैं तो हमारी विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो जो उदारवादी में विकास की गति तेजी होती है, वही रूढ़िवादी में क्या होती है, धीमी गति से विकास होने लगती है। जो क्यों होती है, क्योंकि हम पुरानी परंपराओं में चले जाते हैं। रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवाद क्या है, एक ऐसी भावना है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या होता है कि हम पुरानी परंपराओं को मानते हैं, और ये क्या करती है कि विकास की गति को ये धीमी कर देती है। ये रूढ़िवाद के बारे में है। इसके बाद बच्चों आता है नारीवाद। नारीवाद क्या है, नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें स्त्रियों के हितों की बात की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जैसे समाज में स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग हैं, तो स्त्रियों के हितों की जो चर्चा करें, जो स्त्रियों के बारे में, अर्थात स्त्रियों की सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक, उसकी राजनीतिक, जो कुछ भी है उनकी व्यवस्था को, उनके हितों का ज्ञान कराए, वो किस में आता है, नारीवाद में आता है। जैसा कि नारी शब्द स्त्री से ही बना है, तो नारीवाद का मतलब होता है कि महिलाओं के हितों का बोध कराने वाली विचारधारा क्या होती है, नारीवाद कहलाती है। ये कुछ शब्द को मैंने यहाँ पर लिख रखा था, और ये सारे शब्द आपको इस चैप्टर में बच्चों मिलेंगे, और ये शब्द आप लोग जानते भी रहिए। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिएगा, क्योंकि इससे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है, या निरंकुशवाद क्या है, या कल्पनादर्श क्या है, उदारवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है, या नारीवाद क्या है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। आप इसके बारे में जानते रहेंगे तो चैप्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर में ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। इसके बाद जैसा कि चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसकी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो इसकी चर्चा शुरू करने से पहले मैंने ये बातें बताई, अब आपको हम ये बताने चल रहे हैं कि यूरोप जो है, आप जानते हैं कि यूरोप में बहुत सारे देश हैं। जैसे अपना भारत देश एशिया महाद्वीप में है, उसे यूरोप भी क्या है, एक महाद्वीप है, उसमें भी बहुत सारे देश हैं। तो यूरोप में जो
हुआ, क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात राष्ट्रवाद को मैंने बता दिया, देश के प्रति प्रेम, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका कारण क्या था, अर्थात लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम क्यों जागृत हुआ, ये कब शुरू हुआ। तो पहले थोड़ी सी बात आप लोग जान लीजिए बच्चों कि जो यूरोप का जो समाज था, अर्थात जो आपका यूरोप महाद्वीप था, उसका जो समाज था वो कुल 3 वर्गों में बटा था। 3 वर्ग ना कह के बल्कि आप 2 ही वर्ग कहिए, क्योंकि तीसरा वर्ग तो बाद में आता है। 2 वर्ग था। एक तो सबसे उच्च वर्ग था जिसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, जो अमीर थे, लेकिन इनकी संख्या क्या थी, कम थी। भाई अमीरों की संख्या कम थी, लेकिन ये अमीर थे और इनकी संख्या कम थी। और दूसरा जो वर्ग था समाज में वो था श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग। कहने का मतलब जो यूरोपीय समाज था बच्चों, वो 2 ही वर्ग में बटा था। या तो आदमी वो उस समाज में कोई था जो बहुत बड़ा था, और दूसरा जो था वो क्या था, या तो वो श्रमिक वर्ग में था, मजदूर वर्ग में था। 2 ही वर्ग था। स्थिति क्या होती थी, जो ऊपर वाले कुलीन वर्ग हुआ करते थे वो श्रमिक वर्ग पर हमेशा अपना आधिपत्य बनाए रखते थे। पूरा काम उन्हीं श्रमिक वर्गों से, अर्थात जो निम्न वर्गीय होते थे, उन्हीं से करवाया जाता था। और यूरोप में जो व्यवस्था थी क्या थी, राजतंत्र था। कहने का मतलब राजाओं का शासन था। और यूरोप तो राजाओं का शासन के लिए ही जाना जाता था, वहां पर राजा महाराजाओं का ही बोलबाला रहता था। तो 2 समाज होने के नाते, समाज में 2 ग्रुप होने के नाते, जैसे एक ग्रुप कुलीन वर्ग का था, उनकी संख्या यद्यपि बहुत कम थी, लेकिन वो समाज में क्या हुआ कि समाज के जो निम्न वर्गीय थे, अर्थात जो श्रमिक वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उन पर हमेशा उनका शासन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ, समय जब बढ़ता गया तो जो लोग, क्या हुआ कि जो आपके जो श्रमिक वर्ग थे उसमें से धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए उसी यूरोप में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। औद्योगिकरण का मतलब क्या हुआ, उद्योग वगैरह लगने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि जो श्रमिक वर्ग थे उस औद्योगिकरण में अपना हिस्सा लिए, तो धीरे धीरे वो पैसा कमाए, थोड़ा सा पैसा कमा लिए। जो श्रमिक वर्ग थे, जो थोड़ा पहले कम कमाते थे, वो थोड़ा जब ज्यादा पैसा कमाने लगे औद्योगिकरण के बाद, तो क्या हुआ कि जब अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो पहले पढ़ा लिखा नहीं पाते थे, जब वो पैसा कमाने लगे तो वो क्या करने लगे कि अच्छे अच्छे स्कूल में या उनको स्कूल भेजने लगे। तो क्या हुआ कि उनके बच्चे धीरे धीरे जो पहले अशिक्षित रहा करते थे, अब वो क्या होने लगे, शिक्षित होने लगे। तो जब शिक्षित होने लगे तो उसी में कोई वकील बना, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना। इस तरीके से जब उनको जब बुद्धिजीवी होने लगे तो एक तीसरा वर्ग भी उभर कर सामने आया, वो था मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग क्या था, न तो कुलीन वर्ग के बराबर था और न तो वो सबसे निम्न मजदूर वर्ग में था। वो क्यों मध्यम वर्ग में क्यों रखा गया, क्योंकि अब वो पढ़े लिखे लोग हो गए थे, उनकी स्थिति जो है जो निम्न श्रमिक वर्ग से क्या था, ऊपर था। तो स्थिति क्या थी बच्चों यूरोप में कि जब ये मध्यम वर्ग आ गए, जब धीरे धीरे औद्योगिकरण के बाद जब मध्यम वर्ग का जब उदय होता है, तो मध्यम वर्ग में क्या होता है कि लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। लेकिन कुलीन वर्ग वालों की आदत क्या थी, भाई शुरू से शासन कर आए थे, वो हमेशा श्रमिक वर्ग पर शासन करते थे। जो जब होता था जोर जबरदस्ती से कराते थे, अर्थात चाहे खेती बाड़ी की व्यवस्था थी या कोई मजदूरी करवाना था, तो वो क्या करते थे कि उसी श्रमिक वर्ग से डांट डपट के उनको करवाते थे और जबरदस्ती भी करते थे। लेकिन जब उनके बच्चे जब पढ़ लिख लिए, तो आप जानते हैं कि जहां पर आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, शिक्षित समाज होगा, तो वो किसी की बात को ऐसे ही नहीं सुनेंगे, वो कहीं न कहीं उसका विरोध करने लगे। किसका, कुलीन वर्ग का। तो कुलीन वर्ग का धीरे धीरे मध्यम वर्गीय वालों ने विरोध शुरू कर दिया। तो विरोध धीरे धीरे इस कदर विरोध होने लगा कि विरोध विद्रोह में बदलने लगा। और कुलीन वर्ग को अच्छा नहीं लगता था कि ये लोग शुरू से हमारे यहाँ काम करते आए, इनके बाप दादा हमारे यहाँ काम किए, और ये छोटे छोटे चिलांडू जो है आके हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुलीन वर्गों में भी एक दिक्कत आने लगी। फिर क्या हुआ कि एकजुटता होने लगी। कौन, मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग एकजुट होने लगे। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों की, पूरे यूरोप में क्या होता है, यूरोप में एक ऐसे समाज की स्थापना हो जाती है, मध्यम वर्गीय समाज की, जो कि कुलीन वर्ग की बातों को मानने से इनकार करने लगते हैं। उसी के अंतर्गत आता है बच्चों जो आपका यूरोप में जो पहला देश था वो फ्रांस था।
यूरोप का जो राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वो पूरे विश्व में सबसे पहले यूरोप में ही होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वो विश्व में सबसे पहले यूरोप में होता है, और यूरोप में भी सबसे पहले कहाँ होता है? फ्रांस देश में होता है। तो फ्रांस देश में होता है तो वहां पर क्या हुआ? फ्रांस देश में जो राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, अर्थात राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे राष्ट्रवाद के उदय का कारण, तो कारण क्या था राष्ट्रवाद के उदय का कारण? आपको मैंने बताया कि उस समय राजाओं का शासन था। राजा क्या करते थे? निरंकुश हुआ करते थे, क्योंकि उनको ये डर नहीं था कि आज हम हैं तो कल नहीं रहेंगे। वो जानते थे कि हम जैसे भी हैं हम ही बने रहेंगे, हम जब तक रहेंगे तब तक शासन करेंगे, और जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहेंगे वो राजा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या आ जाता था? निरंकुशवाद की भावना आ जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो वहां की जो जनता थी यूरोप की, और उनमें क्या होने लगा? असंतोष होने लगा, और ये जो राजतंत्र चल रहा था, राजाओं का जो शासन चल रहा था, इससे वो उबने लगे। तो जो कारण था वो ये था कि राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि राजतंत्र को समाप्त कर देना, अर्थात ये जो राजतंत्र चला आ रहा है इसको समाप्त कर दो, और जब राजतंत्र समाप्त हो जाएगा तो जो उनकी तानाशाही है, जो उनकी जोर जबरदस्ती है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रमुख कारण था, और यूरोप में भी, वो भी कहाँ? फ्रांस में, वो सबसे प्रमुख कारण ये था कि जो राजतंत्र था उसको क्या करना था कि राजतंत्र को समाप्त करना, और जब राजतंत्र समाप्त हो जाएगा तो राजतंत्र की तानाशाही भी समाप्त हो जाएगी। तो फ्रांस में क्या हुआ बच्चों? जैसा कि फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है वो क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति जो होती है वो 1789 में होती है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, और क्रांति होती किसके किसके बीच में है? सबसे ज्यादा उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? मध्यम वर्गीय, अर्थात ये मध्यम वर्गीय जो थे ये कुलीन वर्ग के खिलाफ क्या हुए? खड़े हो गए। और खड़े क्यों हुए? क्योंकि इन्हीं को टैक्स देना पड़ता था, इन्हीं को मेहनत करना पड़ता था, इन्हीं को मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन जब तक श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था, तब तक तो इन्होंने किया। लेकिन जब ये थोड़ा सा औद्योगिकरण के बाद जब इनकी स्थिति थोड़ी सी सुधरने लगी तो इनके घर के बच्चे पढ़ने लिखने लगे, और वो मध्यम वर्गीय में आने लगे, अर्थात कोई वकील बना, कोई मास्टर बना, कोई डॉक्टर बना। तो अब वो कुलीन वर्ग की बात उस तरीके से नहीं मानते थे जैसे उनके दादा परदादा वगैरह या उनके पिताजी वगैरह मानते थे। अब भाई वो पढ़ लिख लिए तो क्यों उनकी बात माने? जाहिर सी बात है। तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे एक विद्रोह के रूप में सामने आया, और सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति जो होती है 1789 में होती है। और उसमें क्या होता है कि जो एक राजवंश होता है बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश था, उसका जो शासक था, बुर्बो राजवंश का उस समय जो शासक था वो लुई 16वां था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति होती है और 1789 में होती है। तो ये मैंने लिखा है कि फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वो 1789 की क्रांति से शुरू होता है, अर्थात 1789 की जो क्रांति होती है फ्रांस में, वहीं से राष्ट्रवाद का उदय शुरू होता है फ्रांस में। और उस समय कौन सा राजवंश था वहां पर? बुर्बो राजवंश था, और शासक कौन था? लुई 16वां था। और यहाँ पर मैंने कारण भी लिखा कि उस जो फ्रांसीसी जो आपका जो क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था कि राजतंत्र को समाप्त करना व तानाशाही को हटाना। राजतंत्र को हटा देना, और राजतंत्र जब हट जाएगा तो तानाशाही अपने आप हट जाएगा। तो ये फ्रांस में क्या हुआ बच्चों की इस तरीके से फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय की नींव कहां से पड़ी? फ्रांसीसी क्रांति से पड़ी। और वो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। उस समय कौन सा राजवंश वहां पर था? बुर्बो राजवंश था, और वहां का जो शासक था वो लुई 16वां था। इसके बाद बच्चों आता है कि क्रांति जब हुई तो उस समय क्या क्या कार्य किए गए, यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लें कि फ्रांसीसी क्रांति जब होती है तो उस समय ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो उस समय जरूरी थी और उसको करना आवश्यक था। क्योंकि क्रांति कोई एक आदमी नहीं करता है, एक आदमी से क्रांति नहीं होती। पूरे फ्रांस में क्रांति हुई थी तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ काम ऐसे होंगे जो किए गए होंगे कि क्रांति में जो सहयोग किए जाएं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्रांति के समय किया गया कार्य, तो पहला कार्य तो था सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई क्रांति अगर हमें सफल बनानी है तो सबसे पहले तो हम एकजुट हो जाएं। अर्थात जो फ्रांस की जनता जो इधर उधर बिखरी हुई थी
वो जो इधर उधर थे उनको क्या हुआ, संगठित किया गया, सामूहिकता लाई गई ताकि क्रांति में और जोर पकड़ सके और क्रांति हमारी मजबूत हो, लड़ाई हमारी मजबूत हो कुलीन वर्ग के खिलाफ। तो पहला जो काम किया गया था वो था सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास। दूसरा जो काम किया गया था बच्चों, पितृभूमि और नागरिक होने की भावना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पितृभूमि अर्थात जो फ्रांस की जो जनता थी उन लोगों में ये विकास किया गया, उनकी भावनाओं में, उनके दिमाग में ये भरा गया कि ये जो फ्रांस की जो ये जमीन है ये आपकी पितृभूमि है, अर्थात ये आपके दादा की है, आपके पिताजी की है, आपके परदादा की है, ये आपकी संपत्ति है। तो जब किसी जमीन से हमारा लगाव होता है तो हमारा प्रेम और बढ़ता है। कहने का मतलब अभी तक जो हमारी बात थी कि राजा क्या करते थे कि जमीन आपको दे दिया करते, श्रमिक को दे देते थे और कहते थे खेती करो, ये करो, वैसा करो, वैसा करो। कहने का मतलब उनमें कोई उनका अधिकार नहीं था। लेकिन जब दूसरी भावनाएं क्या थी, पितृभूमि की भावनाओं का विकास किया गया कि देखो ये जो भूमि है ये आपकी है, ये राजा की नहीं है, इसमें आप जो अपने मन से करो, ये भूमि आपकी है। तो लोगों में एक भावना का जागा कि ये भूमि हमारी है, हमें इसके लिए प्रेम करना चाहिए, अर्थात प्रेम जगने लगा उस भूमि के लिए, अर्थात उस देश के लिए। तो देश के लिए प्रेम जगने लगा। कहने का मतलब राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। और तीसरी बात क्या हुआ बच्चों, एक समान झंडा बनाया गया। पहले क्या होता था कि जो छोटे छोटे जो कबीले हुआ करते थे फ्रांस में, सबका अलग झंडा होता था और उस अपने झंडे को लोग अपने झंडे का ही सम्मान करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई उसी के बाद फिर क्या होने लगा, उसी समय एक झंडा ऐसा बनाया गया जो एक समान झंडा था, जो पूरे फ्रांस के लिए था। कहने का मतलब जो क्षेत्रीयता के रूप में जो अलग अलग झंडे बने थे उन सबको हटा के एक ऐसा झंडा लाया गया जो पूरे फ्रांस के लिए था। ये 2-3 कार्य क्रांति के समय किए गए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो लोगों द्वारा किया गया। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया। लोगों में सामूहिकता, एकजुटता लाई गई ताकि क्रांति को सफल बनाया जा सके। दूसरा क्या किया गया, पितृभूमि और नागरिक की बात हमने नहीं बताया। पितृभूमि का मतलब तो हमने बताया कि पितृभूमि जो ये भूमि है, बताया गया कि ये भूमि आपके पूर्वजों की है, आप इसकी रक्षा करिए। तो पितृभूमि के प्रति प्रेम हुआ, अर्थात देश के प्रति प्रेम हुआ। और नागरिक होने को भी बताया गया कि आप लोग यहाँ के नागरिक हो, आप लोग यहाँ के भगोड़े नहीं हो कि आप किसी दूसरे देश से आए हो, आप यहाँ के नागरिक हो। और जब आप यहाँ के नागरिक हो तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे डर क्यों रहे हैं। इसलिए लोगों के दिमाग में भरा गया, संगठित किया गया। जो लोगों को पता नहीं था, और पता भी था तो वो ध्यान, भाई पढ़े लिखे थे नहीं, उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या व्यवस्था है। राजा जो कुलीन वर्ग हुआ करते थे उन पर एक थोपे ही रहते थे, सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसी दौरान ये काम भी किया गया कि पितृभूमि व नागरिक होने की भावना को भी बताया गया। और तीसरी बात क्या हुआ कि एक समान झंडा बनाया गया जो पूरे फ्रांस के लिए लागू हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हुई, जैसा कि आपको मैंने बताया 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और लुई 16वें के कार्यकाल में बुर्बो राजवंश में हुआ। उसका फिर क्या होता है, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। भाई क्रांति तो हो गई, क्रांति हुई, लेकिन उसका फिर प्रभाव क्या पड़ा फ्रांस के लोगों पर, फ्रांस की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला प्रभाव तो क्या हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां क्या हुआ कि एक नए संविधान का निर्माण हुआ। संविधान क्या है, एक ऐसा कानून जिससे पूरा देश चलता है। अभी तक जो वो कानून था वो उसी राजा महाराजा द्वारा, जो राजतंत्र था उसी द्वारा बनाया जाता था। वो अपना कानून बनाता था, अपने अनुसार वो काम करता था, उस पर किसी की क्या कोई राय नहीं था। लेकिन जो नया संविधान फ्रांस की क्रांति के बाद बनाया गया वो संविधान वहां के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो ये प्रभाव था फ्रांस की क्रांति का। पहला प्रभाव क्या था, नया संविधान। और दूसरा प्रभाव क्या था बच्चों, दूसरा प्रभाव था सभी को समान अधिकार। अभी तक क्या होता था कि राजतंत्र जो हुआ करता था उसमें सबको समान अधिकार नहीं हुआ करता था। किसी को किसी काम के लिए ज्यादा मजदूरी मिलती थी, किसी को कम मजदूरी मिलती थी। कोई दंड अगर मान लीजिए किसी को मिलता था तो किसी गलती के लिए किसी को ज्यादा किसी को कम। तो ऐसी व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई और सभी को समान अधिकार मिला कि यहाँ पर भाई जो अधिकार है ये सबके लिए समाज है। पूरे फ्रांस के सभी
लोगों के लिए समान है। और तीसरा जो व्यवस्था हुआ फ्रांस की क्रांति का प्रभाव का, वो था सामंती व्यवस्था समाप्त हो गया। सामंती व्यवस्था समाप्त होने का क्या मतलब है? सामंती व्यवस्था का मतलब जैसे जो कुलीन वर्ग हुआ करते थे, वो खेती बाड़ी क्या करते थे कि वो अपना पूरा उस पर पूरा कब्जा होता था उनका। पूरे जैसे मान लीजिए एक जिला है, एक जिला क्या कह लीजिए, आप एक क्षेत्र कह लीजिए, वहां पर क्या होता था, जितनी खेती थी जो भी उस पर उनका कब्जा होता था। और वो मजदूरों से क्या कराते थे, खेती किसानी करवाते थे, और जो कहते थे मजदूरों को वो लोग वही करते थे। ये सामंती व्यवस्था थी, उसको भी क्या किया गया, समाप्त किया गया फ्रांसीसी क्रांति के बाद। इसके बाद जो अगला है वो है स्टेटस जनरल को नेशनल असेंबली में बदला गया। ये स्टेटस जनरल और नेशनल असेंबली क्या है? स्टेटस जनरल जो था एक प्रकार की सभा थी, अर्थात आम सभा थी, जो कुलीन वर्गों के द्वारा ही बनाई गई थी। जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, उन्होंने एक संस्था बनाया था, एक सभा बनाया था, और उसमें उन्हीं के लोग, वही लोग होते थे, और उसी में डिसीजन वगैरह लिया जाता था। तो ये जो क्रांति हुई थी, इन्होंने कहा भाई ये देखो ये सही नहीं है, इसमें वही लोग बैठे हैं जो हम लोगों के विपरीत कानून बना देते हैं। सभा में ऐसा निर्णय ले लिया जाता था जो कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और ये आपके श्रमिक वर्गों के लिए अनुचित होता था। तो वो क्या हुआ कि स्टेटस जनरल जो था, जो सभा थी, उसको समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर क्या बनाया गया, नेशनल असेंबली बनाई गई। और नेशनल असेंबली में क्या हुआ कि जो फ्रांस की जनता थी उसमें चुन के जो भेजा गया उसमें आए, अर्थात फ्रांस की जनता ने उन अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, और वो कहां पर आए, नेशनल असेंबली में आए। चूंकि अब वो जनता द्वारा चुन के गए थे नेशनल असेंबली में, तो वो क्या करते थे कि कोई भी डिसीजन होता था तो जनता के लिए करते थे। अर्थात जो फ्रांस की जनता थी, जो श्रमिक वर्ग थी, जो मजदूर वर्ग था, उसमें क्या हुआ कि उनमें जब उनके प्रतिनिधि चुन के गए तो अब उनके बारे में बात करने लगे, उनके लाभ की बात करने लगे। और जब तक स्टेटस जनरल था उसमें कौन था, कुलीन वर्ग थे। और कुलीन वर्ग तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया कि वो पहले से ही हावी थे और शुरू से ही श्रमिक वर्ग पर अपना अधिकार जनाते थे। तो इसीलिए इसका एक प्रभाव ये सबसे बड़ा हुआ कि स्टेटस जनरल सभा को समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर नेशनल असेंबली सभा बनाई गई। और नेशनल असेंबली सभा में जो लोग चुने गए वो इसी फ्रांस की जनता ने उनको चुन चुन के भेजा। इससे एक फायदा हो गया कि जो कुछ भी उनके बारे में होता था वो सभा में रखते थे। इसके बाद जो अगला लाभ हुआ था वो था आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त हो गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, जैसा कि पहले क्या होता था, जब क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले क्या होता था कि आंतरिक आयात का मतलब किसी चीज का आना, सामान को जब हम किसी दूसरे जगह से मंगाते हैं तो आयात है, और निर्यात का मतलब है जब अपनी इस जगह से कहीं दूसरी जगह भेजते हैं निर्यात हो जाता है। तो हुआ क्या कि उस पर भी टैक्स देना पड़ता था फ्रांस की जनता को। मान लीजिए फ्रांस देश में ही अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर मान लीजिए कोई सामान ले जाना है या ले आना है तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उससे क्या होता था कि उनका सामान महंगा हो जाता था। तो उसको भी समाप्त कर दिया गया कि जो आंतरिक शुल्क है उसको हटा दिया गया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, कोई चीज मान लीजिए हम मध्य प्रदेश से मंगाते हैं, एमपी से, तो एमपी से मान लीजिए हम कोई चीज मंगाते हैं तो एमपी वाले अगर टैक्स ले, या हम यहाँ से कुछ भेजें तो हम टैक्स लें, तो वो सामान जाहिर सी बात है कि अगर टैक्स उसमें जुड़ जाएगा, शुल्क जुड़ जाएगा तो महंगा हो जाएगा। तो आंतरिक टैक्स जो था वो खत्म कर दिया गया, आंतरिक शुल्क, आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। और जो अगली व्यवस्था की गई वो था नाप तौल की नई पद्धति। नाप तौल जो आपके बटखरे हुआ बनाए गए वो नए सिरे से बनाए गए और सब एक जैसे बनाए गए। शुरुआत में क्या था, जो नाप तौल का जो बटखरा हुआ करता था वो अलग अलग हुआ करता था, कहीं पर छोटा, कहीं पर बड़ा, कहीं पर मतलब कोई मानक नहीं था। तो उसकी भी व्यवस्था सुधार की गई, नाप तौल की एक नई पद्धति बनाई गई, अर्थात उसमें जो बांट के बटखरे हुआ करते थे जो तौलने वाले, वो एक जैसे पूरे फ्रांस में लागू किए गए। इसके बाद क्या था बच्चों, एक समान कर व्यवस्था, अर्थात जो कर टैक्स वो एक समान किया गया। पहले रहता था किसी से कर लिया जाता था, किसी से नहीं लिया जाता, जैसे कुलीन वर्ग से कर नहीं लिया जाता था, लेकिन श्रमिक वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, इनसे कर वसूला जाता था। तो ये भी समाप्त करके क्या किया गया, एक समान कर व्यवस्था। भाई अगर कर देंगे तो सब देंगे, नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा, ऐसी व्यवस्था हुई। उसके बाद अगला क्या व्यवस्था हुआ,
फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। जो फ्रेंच था, जो वहाँ का फ्रांस का जो एक भाषा था फ्रेंच, उसको क्या किया गया, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि 1793 में क्या होता है कि जो आपका लुई 16वां था, जो शासक था, उसको फांसी दे दी जाती है और वो स्वर्गधाम को चला जाता है। तो ये स्थिति हमने आपको कुछ बताया कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ किस प्रकार से हुआ, उसका कारण क्या था। कारण ये था कि राजतंत्र को समाप्त करना था और क्या था, तानाशाही को समाप्त करना था। और जो फ्रांस की जो क्रांति जो होती है, जो राष्ट्रवाद का जो उदय होता है फ्रांस में, वो 1789 की क्रांति से होता है। और उस समय कौन सा राजवंश रहता है बच्चों, बुर्बो राजवंश, और शासक कौन सा रहता है, लुई 16। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई कि उसका प्रभाव क्या है, फ्रांस की क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। उसी समय क्या होता है बच्चों, जैसे फ्रांस की क्रांति होती है, उसका प्रभाव भी आपने देखा कि क्या क्या व्यवस्था बदलती है। तो बदलती है तो उसी समय एक ऐसे शख्स का आगमन होता है फ्रांस में कि जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी, जिसके बारे में हम अगर कुछ कहें तो शायद कहने में तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता, इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और वो व्यक्ति था नेपोलियन, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आता है फ्रांस में, और फ्रांस में आता है। यह एक ऐसा, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं बच्चों तो हमको लगता है पूरी एक किताब आपको एक पढ़नी पड़ेगी। पूरी इसकी एक किताब है। इतना एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो कि एक सेनापति के रूप में था। शुरू में क्या था, सेना में था, और इतना अभी जाने कि शुरू में सेना में था, सेनापति के रूप में था। लेकिन धीरे धीरे इसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि ये धीरे धीरे सेनापति से शासक की ओर, अर्थात पूरे फ्रांस का सम्राट बन बैठा। अपने कार्यों से, अपनी महत्वाकांक्षा से ये क्या किया, धीरे धीरे जो पहले फ्रांस की सेना में सेनापति हुआ करता था, वो अपनी महत्वाकांक्षा के द्वारा वो धीरे धीरे फ्रांस का सम्राट बन गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया जाता है कि ये जो है 1799 में ये सेनापति के रूप में आता है। 1799 में सेनापति के रूप में आता है। लेकिन 3 साल में, 3-4 साल में ये अपनी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर लेता है, इतना ज्यादा इसकी लोकप्रियता हो जाती है फ्रांस में, ये धीरे धीरे फ्रांस को अपने कब्जे में ले लेता है। फ्रांस की जनता इसको इतना ज्यादा प्यार देने लगती है। प्यार क्यों देने लगती है कि फ्रांस की जनता का जो डिमांड होता है, वो लगभग जो कुछ भी ये नियम कानून, जो कुछ भी ये नेपोलियन ने बनाया, वो फ्रांस की जनता के अनुरूप हुआ होती थी। इसलिए जो है क्या हुआ कि जो फ्रांस की जनता थी, इसको इतना प्यार दिया कि वो फिर से धीरे धीरे वो सम्राट बन गया। और 1802 में फ्रांस का क्या बन गया, ये सम्राट। 1799 में सेनापति के रूप में आया था फ्रांस में, और देखिए 3 साल का गैप है। 3 साल में फ्रांस में इसको इतना ज्यादा सहयोग मिला, फ्रांस की जनता ने इसको इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया कि ये पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया, पूरा विजयी हुआ, पूरे फ्रांस पर अपना अधिकार करके 1802 में फ्रांस का सम्राट बन गया। इसके बाद जब ये सम्राट बन गया 1802 में नेपोलियन, तो 1802 में सम्राट बनने के बाद ये क्या किया कि जो राजतंत्र था, अर्थात जो राजतंत्र धीरे धीरे जो राजतंत्र की जो व्यवस्था थी, वो क्या करने लगा, फिर से स्थापित करने लगा। अर्थात जो धीरे धीरे जो प्रजातंत्र की ओर जो बढ़ रहा था, वो राजतंत्र में फिर से बदलने की कोशिशें करने लगा। कौन, ये आपका नेपोलियन। लेकिन ये राजतंत्र में बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसने कुछ नियम कानून बनाए, और वो नियम जो बनाए गए वो कहीं न कहीं फ्रांस की जनता के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। और इन्होंने एक ऐसा नियम, एक ऐसी नियमावली बनाई जिसे कहा गया नेपोलियन संहिता, या नागरिक संहिता भी इसे कहते हैं। दोनों नाम आप लोग जानते हैं, नागरिक संहिता, नागरिक या नेपोलियन संहिता। 1804 में इसने एक ऐसा कानून बनाया, और उस कानून को क्या कहा गया, नागरिक या नेपोलियन संहिता। और ये इसके कुछ, इस संहिता में कुछ प्रमुख बातें थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो इन्होंने नेपोलियन संहिता नेपोलियन ने बनाया था 1804 में, उसमें कौन कौन सी बातें थी। तो पहली बात तो उसमें क्या था कि विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। विशेषाधिकार, जैसे कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे कि ये काम केवल यही लोग करेंगे।
और उस काम को और लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो अधिकार इसने क्या किया अपने इस नेपोलियन संहिता में कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया और आर्थिक असमानता को भी खत्म कर दिया गया इस संहिता के द्वारा। कि जो आर्थिक असमानता थी, पता लगा किसी को उसी काम के लिए ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को उसी काम के लिए कम पैसा मिल रहा है, तो ये आर्थिक असमानता जो थी इसको भी उस नेपोलियन संहिता के माध्यम से खत्म किया गया और इस कहीं ना कहीं एक फ्रांस की जनता के लिए अच्छा ही था। उसके बाद कानून के समक्ष समानता, इन्होंने जो दूसरा नियम इस अपने नेपोलियन संहिता में बनाया वो था कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के आगे चाहे कोई छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, चाहे अमीर होगा, चाहे गरीब होगा, वो एक जैसा होगा। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि भाई कानून के समक्ष क्या होगा, लोग क्या होंगे, समान होंगे। और अगली बात इन्होंने अपने संहिता में क्या बताया, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। यातायात का मतलब जो ट्रांसपोर्ट अर्थात जो बाजार में जो माल वगैरह भेजे जाते थे या कहीं से खरीद के लाया जाता था, तो पहले जो व्यवस्था थी वो क्या थी, बहुत गड़बड़ थी। और इसने क्या किया कि उसमें सुधार किया ताकि लोग जब बाजार अच्छे से समय से माल पहुंच पाएगा, तो बाजार में जब माल समय से पहुंचेगा तो उसकी बिक्री भी अच्छे से होगी और कहीं ना कहीं बाजारीकरण की व्यवस्था अच्छे से होगी। तो यातायात पर भी इसने विशेष ध्यान दिया और संचार व्यवस्था में भी सुधार किया। संचार व्यवस्था उस समय तो इतनी डेवलप नहीं थी जैसा कि आज मोबाइल फोन, सेल फोन, अब दुनिया भर का संचार क्रांति है, लेकिन उस समय जो भी व्यवस्था थी संचार की उसमें इसने सुधार किया। अगला जो था शिक्षा प्रणाली में भी इसने ध्यान दिया, सुधार किया नेपोलियन ने कि जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी पहले बहुत ही गड़बड़ थी, लेकिन इसने शिक्षा व्यवस्था की ओर भी थोड़ा अपना ध्यान दिया और शिक्षा में थोड़ी सी सुधार की। इसके बाद अगली जो इसकी व्यवस्था थी नेपोलियन संहिता में वो था भूदासत्व को समाप्त करके सामंती व्यवस्था को खत्म करना। भूदासत्व अर्थात जो भूमि के जो मालिक हुआ करते थे वो क्या होते थे, एक जो मजदूर रखा करते थे वो दास की तरह उनको रखते थे, अर्थात अपने नौकर की तरह रखते थे, काम वो करते थे लेकिन उसका लाभ पूरा मालिक लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये भूदासत्व की जो भावना थी इसको भी इसने उसमें खत्म किया। और सामंती व्यवस्था जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े कुलीन वर्ग हुआ करते थे वो पूरे खेती पर, पूरे जमीन पर उनका कब्जा होता था और वो अपने हिसाब से खेती करवाते थे। ये सामंती व्यवस्था जो थी इसको भी उसने क्या किया, उसमें समाप्त किया अपने नागरिक संहिता में। इसके बाद समान शुल्क, एक समान माप तौल प्रणाली, इसका विकास किया। समान शुल्क अर्थात शुल्क जो कर था वो एक समान लगाया गया, भाई कोई अमीर होगा या कोई गरीब होगा उसको एक जैसा कर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो कम देगा या गरीब है तो ज्यादा देगा। और दूसरी बात एक समान माप तौल प्रणाली, अभी मैंने आपको बताया था जो माप तौल की जो प्रणाली थी वो पूरे फ्रांस में एक जैसा लगाया गया। अर्थात पहले ये था कि वही बटखरे जो होते थे वो छोटे बड़े होते थे, तो क्या हुआ उसको उसने खत्म किया और एक समान माप तौल की प्रणाली इसने डेवलप की। ये इसके बाद अगला जो था बच्चों वो है एक समान मुद्रा। जो मुद्रा था, फ्रांस की मुद्रा जो थी अलग अलग क्षेत्र के आधार पर जो अलग अलग झंडे हुआ करते थे वहां की मुद्रा भी अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन इसने क्या किया, नहीं पूरे फ्रांस में एक मुद्रा लगेगी। और इस प्रकार से अपनी नागरिक संहिता के माध्यम से इसने बहुत सारे परिवर्तन किए नेपोलियन ने, और ये परिवर्तन ऐसे थे जो फ्रांस की जनता के लिए बहुत ही उपयोगी था। इसलिए फ्रांस की जनता कहीं न कहीं नेपोलियन से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी और नेपोलियन पूरी तरीके से फ्रांस पर अपना कब्जा बनाया। और फ्रांस पर ही नहीं, धीरे धीरे ये इतना महत्वाकांक्षी था कि धीरे धीरे यूरोप के विभिन्न देशों में, जैसे ब्रिटेन पर तो बहरहाल शासन ने कभी नहीं कर पाया, लेकिन आपके ब्रिटेन से भी युद्ध किया और आपका इधर है, आपका ऑस्ट्रिया है, प्रसा है, हर जगह से ये जो है, रूस है, कई जगह कई देशों से इसने युद्ध किया और लगभग इतना महत्वाकांक्षी था, ये परास्त भी किया। और एक समय ऐसा आया कि ये पूरे यूरोप पर अपना एक शासन जमा के रखा। इसके बाद बच्चों इतनी बातें नेपोलियन संहिता के बाद आता है, जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। अर्थात राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व थे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुए। तो पहला हमने लिखा कि कुलीन वर्ग का आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रभावी होना। अर्थात जो कुलीन वर्ग थे वो उनकी संख्या कम थी, लेकिन वो आर्थिक रूप से अर्थात वो पैसे से अमीर बहुत हुआ करते थे
और फिर सामाजिक रूप से भी उनकी प्रतिष्ठा थी। आप जानते हैं कि उनके पास पैसा था, इसलिए क्या हुआ कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या थे, बहुत मजबूत थे। और जब आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई मजबूत होता है तो क्या होता है, वो अपने से नीचे वाले का दोहन करना शुरू करता है। और जब दोहन करेगा तो जाहिर सी बात है लोगों के प्रति धीरे धीरे क्या होगा, अपने देश के प्रति अपने अपने भावनाओं, उनकी भावनाएं जगेंगी अपने देश के प्रति और राष्ट्रवाद का विकास होगा। तो पहला जो तत्व था, सहायक तत्व राष्ट्रवाद के विकास में, वो था कुलीन वर्ग का आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रभावी होना। दूसरा जो राष्ट्रवाद के विकास का जो दूसरा कौन सा फैक्टर था, मध्यम वर्ग का उदय। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले फ्रांस की जनता समाज केवल दो ग्रुप में बटी थी, एक तो कुलीन वर्ग थे, एक श्रमिक वर्ग थे। लेकिन जब औद्योगिकरण होता है, उद्योग वगैरह फ्रांस में लगते हैं, तो जो श्रमिक वर्ग थे उनके घर के बच्चे धीरे धीरे, जब वो श्रमिक वर्ग वहां उद्योग में काम करने लगा तो वो पैसा कमाने लगे, थोड़ा सा उनकी स्थिति ऊपर हुई। तो थोड़ी सी स्थिति ऊपर हुई, पैसा उनके पास आया, तो अपने बच्चों को जो पहले पढ़ा नहीं पाते थे वो धीरे धीरे स्कूल में भेजने लगे। उससे क्या हुआ, उनके घर के बच्चे पढ़ लिख कर कोई मास्टर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई वकील बना। तो एक दूसरा समाज, एक तीसरा समाज आप कह सकते हैं मध्यम वर्गीय समाज आया। और ये मध्यम वर्गीय समाज कहीं कहीं राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुआ। और सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद में अगर कोई भूमिका निभाया तो यही मध्यम वर्गीय लोगों ने निभाया। क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। अब ये कुलीन वर्ग की बात मानते नहीं थे और ये विद्रोह के रूप में, अर्थात आपने देखा कि 1789 की जो क्रांति होती है उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका होती है इन्हीं मध्यम वर्गीय लोगों का होता है। उसके बाद अगला जो था राष्ट्रवाद के विकास में वो है रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद में क्या हुआ कि लोगों को जगह जगह चौराहे पर 3-3, 4-4 लोगों को भेजा जाता था और वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के अंदर ये विचार भरते थे कि ये देश आपका है, ये जमीन आपकी है, ये आपका ये पितरों का है, आपके पूर्वजों का है, आप यहाँ के नागरिक हैं। तो कहने का मतलब रूमानीवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसके माध्यम से क्या किया गया, नुक्कड़ नाटक द्वारा, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से फ्रांस की जनता को अवेयर किया गया, अर्थात उनको जागरूक किया गया कि आप लोग जागो और इस राजतंत्र के खिलाफ अब काम करो, अब आप लोग सो नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक मानी जाती हैं। बच्चों, आज हमने कुछ बातों को हमने मोटे मोटे तौर पर पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में हमने ये पार्ट 1 बनाया है, इसका अगला जो हिस्सा होगा उसको अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, सारी बातों को आपको हमने बताया है। इसका हम चाहते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप स्क्रीनशॉट इसका लेके सारी बातों को आप अपने शब्दों में लिखिए। चूंकि सारी बातों को हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा नहीं है, लेकिन आप उसको लिखिए और एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए। और जब आप नोट्स बना लेंगे बच्चों तो एग्जाम में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी और सारी बातों को आप लिख पाओगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने लोगों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आए तो आप दूसरा पार्ट आने के लिए बच्चों आप सबसे पहले तो इसको शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो हम थोड़ा मोटिवेट होके आपको इसका दूसरा पार्ट भी देने की कोशिश करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप तब समाप्त करिए। थैंक यू सो मच।